हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि परीक्षा से पहले आपके सामने अधिक से अधिक सेटों का सॉल्यूशन कर सकूं। तो इसी क्रम में आज हम फिर एक और सेट लेकर उपस्थित हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सेट जो है पीडीएफ मोड में आप लोग को व्हाट्सएप पर उपलब्ध करा देता हूं और कोशिश करता हूं कि उसका सॉल्यूशन यूट्यूब के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा दूं, जिससे कि अगर कोई प्रश्न आपसे नहीं बना है तो इसको देखकर आप उससे सहायता ले सकें, आप इसको समझ सकें। तो आइए हम लोग आज एक ग्रुप डी के और सेट का सॉल्यूशन यहाँ पर देखेंगे। क्योंकि एनटीपीसी में भी अधिकांश स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं और उनका भी आग्रह है कि सर एनटीपीसी का सेट भी लगाइए और उसका भी सॉल्यूशन कीजिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हालांकि एनटीपीसी में रिजल्ट का जहां तक संख्या देखा जाए तो उसका संख्या काफ़ी कम है और अधिकांशतः विद्यार्थियों का फोकस जो है ग्रुप डी की परीक्षा पर है। लेकिन जो भी एनटीपीसी में विद्यार्थी सफल हुए हैं उनके आग्रह को ध्यान में रखते हुए निश्चित ही हम उसका भी सॉल्यूशन करने का प्रयास कर रहे हैं और आपको हम सॉल्यूशन करेंगे। मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन तो हम पक्का करेंगे, अब जैसा कि देखते हैं अगले सेट से। तो आइए आज हम लोग यहाँ पर जो हम लोग के सामने जो सेट है उसका 1 से लेकर 100 तक सॉल्यूशन देख लें। तो जिसमें कि पहला प्रश्न है, क्लैरेट जग ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो मैं जानता हुआ कि विभिन्न खेलों में अनेक प्रकार के ट्रॉफी होते हैं और क्लैरेट जग ट्रॉफी जो है गोल्फ से संबंधित है। गोल्फ आप लोग जानते हो कि भारत में भी खेला जाता है और गोल्फ के बहुत सारे मशहूर खिलाड़ी हैं, जैसे कि आप जी मिल्खा सिंह का नाम सुने होंगे, ज्योति रंधावा का नाम सुने होंगे, अर्जुन अटवाल का नाम सुने होंगे। अभी हाल ही में ओलंपिक खेल का समापन हुआ है टोक्यो में, जिसमें आप देखे होंगे कि अदिति शो का नाम आपने सुना होगा। वो मेडल जीतने के एकदम करीब पहुंच गई थी। बड़ी उम्मीद थी कि वो मेडल जीतेंगी, लेकिन थोड़े पीछे रह गई, लेकिन वो भी एक भारत की मशहूर गोल्फ खिलाड़ी हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा, क्लैरेट जग ट्रॉफी गोल्फ से संबंधित है। हालांकि देखिए, पूरे दुनिया में गोल्फ के 4 बड़े टूर्नामेंट होते हैं, जो 3 अमेरिका में ही होते हैं, जिसमें कि पहला मास्टर टूर्नामेंट है जो अप्रैल महीने में अमेरिका में होता है। दूसरा जो टूर्नामेंट है वो है पीजीए चैंपियनशिप, मई महीने में अमेरिका में ही होता है। इसके अलावा जो तीसरा टूर्नामेंट है यूएस ओपन, वो भी जून महीने में अमेरिका में ही खेला जाता है। इसके अलावा जो ब्रिटिश ओपन चैंपियनशिप है, जिसको क्लैरेट जग ट्रॉफी भी कहा जाता है, वो एकमात्र बड़ा टूर्नामेंट है। 4 बड़े जो गोल्फ टूर्नामेंट्स हैं उसमें एकमात्र टूर्नामेंट है जो अमेरिका के बाहर होता है, ब्रिटेन में होता है। और ब्रिटिश ओपन चैंपियनशिप जो जुलाई महीने में खेला जाता है। तो हम लोग अब फिर अगला प्रश्न देखेंगे। इसके अलावा देखिए, गोल्फ से कुछ संबंधित प्रमुख कप हैं, जैसे कि बाकर कप है, राइडर कप है या प्रिंस विल्स कप है। ये सब गोल्फ से संबंधित है, तो ये सब भी आप ध्यान में रखिएगा। बाकर कप और राइडर कप तो बड़ी बार प्रश्न में इसके संबंधित में पूछा गया। सेकंड क्वेश्चन है, साइक्लोन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द साइक्लोस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए, साइक्लोन से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। भारत में भी हर साल कोई न कोई बड़े पैमाने पर चक्रवात आता ही है, साइक्लोन आता ही है। तो साइक्लोन जो है ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है सांप के कुंडल, यानी कि इंग्लिश में इसको देखेंगे तो बोलेंगे क्वाइल्स ऑफ स्नेक। तो चक्रवात अर्थात साइक्लोन क्या है, हवा का बवंडर है, जहाँ कहीं भी एक गर्म वायु राशि और एक ठंडी वायु राशि मिलती है, 2 एयर फ्रंट्स मिलते हैं, तो वहाँ पर चक्रवात का निर्माण होता है। चक्रवात का जहाँ तक सवाल है, जैसे भारत में आप लोग सुना होगा कि हाल ही में तौते चक्रवात जो हिंद महासागर में उत्पन्न हुआ था। इसके अलावा अम्फान है, निवार है, बड़ी सारे चक्रवात है जो कि पिछले वर्ष भी आए थे। तो चक्रवात का जो निर्माण होता है ठंडी वायु राशि और गर्म वायु राशि के मिलने से होता है। लेकिन हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये भी है कि जैसे आप समझिए कि चक्रवात का भी नामकरण किया जाता है। 1953 में अटलांटिक संधि हुआ था, जिसके तहत पहला चक्रवात हरिकेन का नामकरण किया गया था। इसके अलावा देखिए, विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार से चक्रवातों का नामकरण किया जाता है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात का नाम भ्रष्ट नेताओं के नाम पर रखे जाते हैं। अमेरिका में जो है, यूएसए में मेल और फीमेल के नाम पर रखे जाते हैं, अर्थात एक वर्ष मेल के नाम पर यानी कि पुरुष के नाम पर रखा जाएगा तो अगले वर्ष महिला का नाम पर रखा जाएगा। अब 2004 में देखिए, भारत के पहल पर है जो कि हिंद महासागर में उठने वाले चक्रवातों के संबंध में या नामकरण के संबंध में एक संधि हुआ था, जिसमें कि मुख्यतः 8 देश शामिल हैं। यानी कि हिंद महासागर में जो भी चक्रवात आते हैं वो 8 देशों के द्वारा उनका नामकरण किया जाता है, जैसे कि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार और थाईलैंड।
इन 8 देशों के द्वारा जो है, यानी कि हिंद महासागर क्षेत्र में जो 8 देश हैं, जिसमें कि तुम लोग जानता हुआ कि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, ये सभी है जो कि समुद्र के किनारे हैं, यानी कि इनका तटीय क्षेत्र समुद्री क्षेत्र में पड़ता है। उसके अलावा म्यांमार, ओमान और थाईलैंड, ये तीनों भी समुद्र के किनारे ही हैं। तो इसके वजह से एशिया में जो है, यानी कि आप समझिए कि हिंद महासागर के क्षेत्र में 8 देशों के द्वारा चक्रवातों का नामकरण किया जाता है। तो इसके संबंध में आप देखिए, चक्रवात जो है, इसके संबंध में थोड़ा सा हम लोग इस बात को यहाँ पर समझ लें, जैसे कि और क्या तथ्य हमें याद रखने चाहिए परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे समझिए कि चक्रवात जो होता है, इस प्रकार से हवा का बवंडर होता है, इसी को यहाँ पर सांप का कुंडल बोला गया है। तो देखिए, पूरा पृथ्वी का यदि परिस्थिति लिया जाए तो जानते हो कि पूरा पृथ्वी में 2 गोलार्ध है, एक उत्तरी गोलार्ध है और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात का दिशा होगा वो घड़ी के दिशा के विपरीत होगा, यानी कि घड़ी का जो दिशा होता है उसके विपरीत दिशा में चक्रवात का दिशा होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में जो है ये घड़ी के दिशा में होगा। चक्रवात का जो दिशा है वो घड़ी के दिशा में होगा। चक्रवात के केंद्र में लो प्रेशर होगा, निम्न दाब होगा। चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होगा, बाहर में है जो कि हाई प्रेशर होगा। तो समझ लीजिए कि हवा जो है बाहर से अंदर की ओर चलेगा इस प्रकार से, और बीच में जो चक्रवात का क्षेत्र है इसको हम लोग चक्रवात का आई बोलते हैं, इसको आँख बोला जाता है। तो ये सभी तथ्य को आप ध्यान में रखें कि चक्रवात को इंग्लिश में साइक्लोन कहते हैं। ये हवा का बवंडर है जिसके केंद्र में निम्न दाब होता है, और जैसे जैसे बाहर जाएंगे वैसे वैसे दाब बढ़ता जाएगा, अर्थात बाहर में उच्च दाब होता है और हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलता है। अगर चक्रवात के नामकरण का प्रश्न देखा जाए तो इसका शुरुआत 1953 में अटलांटिक संधि के माध्यम से हुआ था, और पहला चक्रवात जिसका नामकरण किया गया था वो था हरिकेन। इसके अलावा विभिन्न देशों में चक्रवातों के नामकरण की विभिन्न प्रणालियां हैं, जैसे कि आप समझिए कि ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को भ्रष्ट नेताओं के नाम पर रखा जाता है, अमेरिका में एक वर्ष पुरुष के नाम पर तो अगले वर्ष महिला के नाम पर, और हिंद महासागरीय क्षेत्र में जो 8 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और ओमान, इनके द्वारा जो है हिंद महासागर में उठने वाले चक्रवातों के नाम रखे जाते हैं। तो हम इस चीज़ तथ्य का ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है कि उपाधियों का अंत संविधान के अंतर्गत प्रतिस्थापित है। देखिए, उपाधियों के अंत का सवाल है। जैसा कि तुम्हें जानता है कि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का चर्चा है, और उस मौलिक अधिकार में 12 से 35 अनुच्छेद के बीच 6 मौलिक अधिकार का जिक्र है। उसी में आप जानते हैं कि अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार है। तो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार है, जिसमें कि हर प्रकार के समानता का बात किया गया है कि किस प्रकार से सामाजिक समानता को स्थापित किया जा सकता है। तो इसी में अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत का चर्चा है। उपाधियों का अंत का मतलब क्या है कि जैसे आप जानते हैं कि देश में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न लोगों को उपाधि दिए जाते हैं। जैसे 1954 में आप लोग को पता होगा कि भारत में जो है भारत रत्न और जो पद्म श्री अवार्ड्स हैं वो शुरू किए गए थे। इसके अलावा जो है सेना को युद्ध संबंधी अवार्ड दिए जाते हैं, जिसमें कि परमवीर चक्र है, वीर चक्र है, कीर्ति चक्र है। इसके अलावा अशोक चक्र है, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। इतने जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं ये सभी दिए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा। लेकिन क्या इन उपाधियों को नाम के आगे इस्तेमाल करना है? नाम के आगे इस्तेमाल करने से क्या होगा? लगेगा कि कोई विशिष्ट व्यक्ति है, ये व्यक्ति जो है समाज में बहुत ऊंचा स्थान। तो समानता के अधिकार के तहत इस बात को स्थापित किया गया है कि लोगों में भेदभाव नज़र नहीं आए। तो उपाधियों का अंत का जो अनुच्छेद है संविधान में इसी उद्देश्य से शामिल किया गया है कि इन उपाधियों के माध्यम से समाज में ऐसा न लगे कि कोई व्यक्ति बहुत ही उचित, बहुत ही श्रेष्ठ अवस्था में है और कोई व्यक्ति बहुत ही निम्न अवस्था में है। तो अनुच्छेद 18 में नाम के आगे उपाधियों को लगाने से मना किया गया। जैसा कि तुम जानता होगा कि अंग्रेजों के काल में राय बहादुर का उपाधि, महाराजा का उपाधि या नाइटहुड का उपाधि दिया जाता था, या कैसर हिंद भी दिया जाता था। तो इन सभी उपाधियों से उस समय समाज में गैर बराबरी का पता चलता था। लगता था कि कोई व्यक्ति अंग्रेजों का समर्थक है, काफ़ी श्रेष्ठ पोजीशन पर है, और बाकी व्यक्ति लगता है कि बहुत ही निम्न स्तर के, निम्न दर्जे के हैं। तो अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों का अंत का बात किया गया है कि व्यक्ति, लेकिन ऐसा भी नहीं है। वो बाला राघवन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट है जो कि बताया था कि नहीं, किसी भी व्यक्ति के प्रदर्शन के आधार पर या उसके योगदान के आधार पर, योगदान के महत्व के आधार पर उसको सम्मानित किया जा सकता है, लेकिन उनका इस्तेमाल जो है वो अपने नाम के आगे या किसी
प्रकार के कहीं सार्वजनिक कोई व्यवस्था है या कार्यक्रम है उसमें उसका उनका नाम है जो कि नहीं लगाया जा सकता है। मतलब कि इस प्रकार से उपाधियों का जो है इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है? जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि दुनिया में 6 बड़े महादेश हैं, जैसे कि और उसमें हालांकि 7वां महादेश के रूप में अंटार्कटिका को लिया जाता है, हालांकि वो जन शून्य है, वहाँ पर कोई भी आबादी नहीं है। लेकिन देखिए कह रहा है कि किस महाद्वीप में कोई ठंडा का मौसम नहीं होता है। तो जैसे देखिए दुनिया का सबसे बड़ा महादेश तो जानते हैं कि एशिया महादेश है, जहाँ पर तकरीबन 60% आबादी दुनिया का बसता है। दूसरे नंबर पर जो महादेश है वो है अफ्रीका महादेश। अफ्रीका महादेश दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महादेश है और इससे 3 रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी इससे गुजरता है, ये भी ध्यान में आप रखेंगे। और ऐसे देखा जाए तो विषुवत रेखा दुनिया के 13 देशों से होकर गुजरता है और विषुवत रेखा के दोनों साइड में, यानी कि विषुवत रेखा से ऊपर में कर्क रेखा यानी उत्तर में और नीचे में अर्थात दक्षिण में जो मकर रेखा है, उसके बीच में जो जलवायु पाई जाती है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है। उष्णकटिबंधीय जलवायु का मतलब क्या है कि सालों भर गर्म वातावरण, अर्थात उष्णकटिबंधीय जलवायु का अपना प्रकृति होता है। तो उसी तरह का जलवायु जो है अफ्रीका महादेश में, अधिकांशतः अफ्रीका महादेश के क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अफ्रीका महादेश जो है इस प्रकार से ऐसे है, इसका एक नक्शा यहाँ पर दिया गया है। तो इस महादेश में आप समझिए यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, जो यहाँ पर इस प्रकार से आप समझिए कि यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, जिसको हम लोग इस तरह से थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से आप समझिए कि कर्क रेखा भी गुजरता है, विषुवत रेखा भी गुजरता है और मकर रेखा भी गुजरता है। अर्थात कर्क रेखा से इधर नीचे का क्षेत्र और इधर मकर रेखा से ऊपर का क्षेत्र, जो जलवायु यहाँ होगा वो उष्णकटिबंधीय जलवायु होगा, अर्थात यहाँ पर सालों भर गर्म वातावरण होगा। तो सवाल में यही पूछा है कि किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है, अर्थात उस महाद्वीप के अधिकांश क्षेत्र में गर्म मौसम ही पाया जाता है, अर्थात वहाँ की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय है। तो अब ये भी समझो कि इसमें चौथा रेखा भी गुजरता है जो 0 डिग्री देशांतर है, जिसको हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा या प्राइम मेरिडियन यानी PM बोला जाता है, प्राइम मेरिडियन बोला जाता है। तो ये भी अफ्रीका महादेश से ही गुजरता है। तो तीनों जो रेखाएं हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है, ये तीनों जो है गुजरता है अफ्रीका महादेश से। और आप जानते होंगे कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में उष्णकटिबंधीय जलवायु अर्थात गर्म जलवायु पाई जाती है। तो अफ्रीका का अधिकांश क्षेत्र में गर्म जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि राजघाट बांध भारत के किन 2 राज्यों के बीच एक अंतर्राज्यीय परियोजना है। अंतर्राज्यीय परियोजना का मतलब क्या होता है? वैसी परियोजना जो 2 राज्यों से संबंधित हो, अर्थात 2 राज्यों की परियोजना हो या 2 से अधिक राज्यों की परियोजना हो सकती है। तो अंतर्राज्यीय परियोजना का मतलब ये हुआ कि 2 या 2 से अधिक राज्य इससे लाभान्वित होते हैं। तो राजघाट जो परियोजना है इससे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों लाभान्वित होते हैं। मध्य प्रदेश का जो चंदेरी जिला है और उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला, इन दोनों जिलों में इस राजघाट बांध से सिंचाई होती है। और इसका 1990 में इसका नाम जो है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना रख दिया गया था। तो राजघाट परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और इससे उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले और मध्य प्रदेश के चंदेरी जिले में सिंचाई होती है। और 1990 में इसका नामकरण रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर किया गया। जूह चाय भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है? तुमने जानता होगा कि भारत जो है चीन के बाद दुनिया में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। लेकिन देखिए भारत दुनिया में चाय का बहुत बड़ा उपभोक्ता भी है, अर्थात जो चाय भारत उपजाता है उसको पी भी जाता है, घटक जाता है, समझे, घटक जाता है उसको। तो आप ऐसे समझिए कि जूह चाय जैसे कि दार्जिलिंग की चाय है, नीलगिरी की चाय है, उसका स्वाद बहुत अच्छा होता है, उसमें जो एरोमा होता है, सुगंध वो काफ़ी अच्छा होता है। उसी तरह से जूह चाय जो है, जूह चाय भी पाया जाता है मिजोरम में और जूह चाय भी अपने विशिष्ट सुगंध के लिए जाना जाता है, विशिष्ट प्रकृति के लिए जाना जाता है। तो ऐसे देखिए मिजोरम तुम्हें जानता है कि पूर्वोत्तर भारत में पड़ता है और एक आदिवासी स्टेट के रूप में उसको इंगित किया गया है। तो मिजोरम में चाय का खेती बड़े पैमाने पर होता है और जूह चाय हर भोजन के बाद, हर आहार के बाद वो पीते हैं, यानी खाना खाने के बाद जो है इस चाय का सेवन लोग करते हैं। इसके अलावा वहाँ का मिजोरम का 2 प्रमुख पेय पदार्थ है। एक तो लुब्रास्का जो है अंगूर के शराब, लुब्रास्का अंगूर एक होता है, उसका शराब बनता है, तो उसको भी लोग बड़े पैमाने पर कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा जो जूह चाय है, ये भी चाय तो भारत में देखिए हर जगह पर, आप कहीं आपके यहाँ भी कोई मेहमान आता है तो
आप भी बोलते हैं कि लीजिए चाय पीजिए, या चाय बनाने के लिए घर में कहते हैं। तो चाय जो है भारत का एक प्रचलित पेय पदार्थ है। निम्नलिखित में कौन सा पारिभाषिक शब्द आयकर से संबंधित नहीं है? देखिए, इनकम टैक्स जो है प्रत्यक्ष कर जो सीधे व्यक्तियों से वसूला जाता है, तो उससे संबंधित अनेक शब्दावली होते हैं, जिसमें कि पहला दिया है TAN, यानी कि टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, तो ये तो आयकर से संबंधित है। दूसरा में छुट्टी यात्रा भत्ता LTA, लीव ट्रैवल अलाउंस जो होता है, और महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस होता है। करदाता पहचान संख्या यह टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो ये विशेषता टैक्स के लेन देन से जुड़ा हुआ नहीं है, एक सिर्फ एक पहचान पत्र है, जिसमें कि व्यक्ति टैक्स जमा करने वाला व्यक्ति भी शामिल होता है, नहीं करने वाला भी शामिल हो सकता है। लेकिन बाकी चीज़ जो है आपके आय से संबंधित है, अर्थात आय के लेन देन से, यानी कि आपके जो कमाई है उससे जुड़ा हुआ है। तो बाकी जो है आयकर से संबंधित है, तो वो सभी में इसका आंसर 4 होगा, करदाता पहचान संख्या TIN। एपिया किस देश की राजधानी है? देखो, परीक्षा में जो है राजधानी से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आजकल इसको साधारण क्वेश्चन मान लें कि भाई चलो ये कौन सी बड़ी बात। एपिया जो है समोआ की राजधानी है, और यहाँ पर और भी विकल्प में दिए गए हैं, जैसे साइप्रस है, तो साइप्रस का राजधानी निकोसिया है, साइप्रस का राजधानी निकोसिया, एस्टोनिया का राजधानी तालिन है, और फिनलैंड का राजधानी हेलेंस्की है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। तो ऐसा भी पढ़ते रहिएगा, ध्यान में रखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के अंतर्गत का गठन किया गया था। सरकार को प्राप्त राजस्व और सरकार द्वारा किया गया व्यय इसका हिस्सा। इसका आंसर होगा भारत की समेकित निधि। जैसा कि तुम लोग जानता होगा, पिछले जो है वीडियो में भी हम आप लोग को बता चुके हैं कि भारत में 2 प्रकार का निधि होता है, एक संचित निधि है, दूसरा आकस्मिक निधि है। जितने भी सरकार हम लोग से टैक्स लेता है, या किसी तरह का राजस्व उसको मिलता है, या बाहर से ऋण लेता है, ये सभी जमा होते हैं संचित निधि में। लेकिन संचित निधि से धन जो है बिना संसद के परमिशन के, अर्थात अनुमति के, नहीं निकाला जा सकता है, यानी कि व्यवस्थापिका ही इस पर निर्णय लेती है, संसद ही इस पर निर्णय लेती है। लेकिन हाँ, आकस्मिक निधि तुम लोग जानता है कि जैसा कि कोई भी परिस्थिति हो देश में, वैसा कोई विकट परिस्थिति हो, आपदा की स्थिति हो, या तुरंत तत्काल राहत का प्रश्न हो, तो वैसे में सरकार को जो धन का आवश्यकता पड़ता है, तो वो धन जो है कार्यपालिका के व्यवनाधीन है, अर्थात कार्यपालिका चाहे तो उसको खर्च कर सकता है उस विपरीत परिस्थिति में। तो आकस्मिक निधि जो है देश का सबसे देश में जो है जिस समय परिस्थिति होगा या वैसा कोई इमरजेंसी स्थिति होगा, उस समय आकस्मिक निधि का इस्तेमाल किया जाएगा। और जहाँ तक सवाल है संचित निधि का, तो मैं जानता होगा कि देश में विकास के लिए सबसे बड़ा जो कोई स्टेप होता है या इनिशिएटिव होता है, वो होता है बजट। बजट में है जो कि विभिन्न विभागों में या विभिन्न मंत्रालयों में आप धन दिए जाते हैं, जिनके तहत उनके द्वारा विकास का कार्य किया जाता है, अर्थात विनियोग विधेयक जो है संसद में पास किए जाते हैं। तो उसके लिए जो धन दिया जाता है वो संचित निधि से ही दिया जाता है। तो हालांकि इसमें देखिए समान व्यय और भारित व्यय आते हैं। समान व्यय में तो बजट संबंधी चीज़ हो गया, भारित व्यय में वो होते हैं जो फिक्स होते हैं, अर्थात जैसे राष्ट्रपति का वेतन हो, उपराष्ट्रपति का वेतन हो, या कैग का हो, या संघ लोक सेवा आयोग का हो, या भारत सरकार कोई कर्ज वगैरह लिया है तो उसको पे करेगा, या कोई डिक्री या पंचाट हो जो न्यायालय के द्वारा दिया गया हो। इन सभी चीज़ का जो खर्च है वो संचित निधि से ही दिए जाते हैं। तो देश में आप समझे कि अनुच्छेद भारत के संविधान में अनुच्छेद 266 के तहत संचित निधि और अनुच्छेद 267 के तहत जो है आकस्मिक निधि बनाया गया है। संचित निधि जो है उसका जिक्र अनुच्छेद 266 में है, और इसमें स्पष्ट समझिए कि धन आने का स्रोत क्या है, कर है, राजस्व है, लिया गया ऋण है। लेकिन खर्च होते हैं 2 तरीके से, समान व्यय और भारित व्यय। समान व्यय में आमतौर पर बजट आता है, और बजट में जो भी विधेयक या विनियोग विधेयक होता है उसके लिए जो धन का प्रावधान होता है वो हम लोग समान व्यय के तौर पर खर्च करते हैं। और बाकी जो है भारित व्यय जो कि फिक्स होते हैं कि नहीं भाई वेतन देना है उच्च अधिकारियों को, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, कैग को, UPSC के चेयरमैन को, या कोई न्यायालय के द्वारा भारत सरकार पर वैसा कोई जवाबदेही जो डिक्री या कोई डिक्री या पंचाट जिसका भुगतान जो है भारत सरकार को करना हो, या आप ऐसे समझिए कि कोई ऋण भारत सरकार लिया है जिसको भुगतान करना हो, तो ये सभी संचित निधि के दायरे में आते हैं। उसको समेकित निधि बोलते हैं। तो इसका आंसर 3 ही समझो, संचित हो या समेकित। भारत का संविधान प्रारूपित किया गया था 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान योजना का। तो मैं जानता हुआ कि भारत में कैबिनेट मिशन योजना आया था पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। तो देखिए इसमें जो है संविधान सभा का जहाँ तक सवाल है, संविधान सभा का गठन तुम लोग जानता होगा कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। और संविधान सभा के गठन के पीछे मुख्य उद्देश्य यही था भारत में संविधान का निर्माण करना। क्योंकि आप जानते होंगे कि जब
जून प्लान के तहत भारत को आज़ाद करने का निर्णय ले लिया ब्रिटिश सरकार ने, तब उसके बाद ब्रिटिश के हाथों से भारतीयों के हाथ में सत्ता का हस्तांतरण होना था। तो सत्ता का हस्तांतरण होने के बाद भारत को चलाने के लिए कोई प्रशासनिक व्यवस्था चाहिए थी, कोई राजनीतिक व्यवस्था जरूरी थी। तो ऐसे परिस्थिति में जो है संविधान सभा भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा गया संविधान सभा के गठन के लिए। और इसमें तुम्हें जानता है कि शुरुआती में संविधान सभा में 389 सदस्य रखे गए थे, जिसमें कि सदस्यों का चुनाव जो है भारतीय ब्रिटिश प्रांतों से किए जाना था और रियासतों से किए जाना था और चीफ कमिश्नर क्षेत्र से किया जाना था। हालांकि इसमें ये भी देखिए कि 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य को रखा गया था, और जिसमें कि समान और समान, मुस्लिम और सिख, ये 3 कैटेगरी के आधार पर इसको बांटे गए थे। तो हम इसको ध्यान में रखेंगे। इसमें शुरुआत में जो कि कितने सदस्यों की संख्या थी, 389। हालांकि ये भी समझो कि पाकिस्तान तो चूँकि भारत से अलग हो गया माउंटबेटन योजना के बेसिस पर, तब है जो कि पाकिस्तान अपना संविधान सभा बनाया, तब है जो कि 389 सदस्य का जो संख्या वो रहा नहीं, 299 सदस्य अंत में रह गए थे, जैसा कि आप पढ़े होंगे। निम्नलिखित में कौन सा योग यौन संचारित रोग नहीं है? देखिए, यौन संचारित रोग क्या होता है? जैसे कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जिन रोगों का संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो, उसी को यौन संचारित रोग कहते हैं। तो इसमें जैसा कि विकल्प में दिया है पहला क्लेमाइडिया, तो क्लेमाइडिया जो रोग है वो भी यौन संचारित रोग है। दूसरा में गोनेरिया है, वो भी यौन संचारित रोग है। हेपेटाइटिस बी भी हो सकता है अगर उस प्रकार से कोई खास प्रकार से संक्रमित हो। टाइफस एक प्रकार का फीवर है, समझे ना, टाइफस जो है एक प्रकार का फीवर है, और टाइफस जो है यौन संचारित रोग नहीं है। यह है जो कि एक प्रकार से इसको बुखार के दायरे में रखा गया है। तो टाइफस जो होता है क्लेमाइडियाई ट्रोसमोकिस के द्वारा होता है, जबकि जो गोनेरिया है नसरियाई गोनेरियाई के द्वारा होता है। और क्लेमाइडिया है तो क्लेमाइडिया जो है आप समझिए कि रिकेटेसिया से होता है, तो रिकेटेसिया से क्लेमाइडिया होता है। नसरियाई गोनेरियाई से गोनेरिया होता है। टाइफस ट्रोजोमोकिस से टाइफस होता है, और हेपेटाइटिस भी तो अपने आप में देखा जाए तो वो वायरस ही है। तो टाइफस एक प्रकार से बुखार है, समझे ना, और यौन संचारित रोग नहीं है। दिए गए विकल्पों में से खाद्य तेल राई से निकाला जाता है। जैसा कि तुम्हें जानता होगा कि हम लोग खाद्य तेल का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सरसों का तेल हो, राई का हो, या कपास का तेल हो, या अन्य प्रकार के जो तेल होते हैं, मूंगफली का हो या नारियल का हो। लेकिन देखिए, इस विकल्प में हम लोग देखेंगे कि कपास का जो तेल होता है मुख्यतः खाने में हालांकि प्रयोग नहीं होता है उतना बड़े पैमाने पर। हाँ, खाने में इसमें जो बेसिकली सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है वो राई होता है। भांग तो मैं जानता हूँ कि उससे नशा हो सकता है। रतनजोत आप लोग जानते हो कि बायोडीजल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कपास से जो कि मुख्यतः कॉटन प्राप्त होता है, जिससे कि वस्त्र तैयार होते हैं। और राई जो है मुख्यतः इसको इस्तेमाल ही किया जाता है, इसको खाद्य तेल के लिए ही लगाया जाता है, देखा जाता है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का शीर्ष संगठन है। जैसे कि आप जानते हो कि देश में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, उसी के तहत है जो कि एक संगठन है जिसका नाम है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज एजेंसी हुज कंट्रोल द पोल्यूशन प्रॉब्लम्स इन द कंट्री। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ा बात है कि जैसे पूछा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का शीर्ष संगठन है, यानी कि सबसे बड़ा जो संगठन है देश में प्रदूषण नियंत्रण के लिए वो कौन सा है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होगा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल। हालांकि देखिए, दुनिया में हमेशा ये सर्वे किया जाता है कि किस देश के किस शहर का हवा कितना प्रदूषित है। एक इंडेक्स का नाम तुम लोग सुना होगा जिसका नाम है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसमें तुम जानता होगा कि 8 प्रकार के चीज़ों के बेसिस पर PM10 है, PM2.5 है। इसके अलावा अमोनिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सीसा है। उसके बाद जो है इसमें एक ओजोन हो गया। तो आप समझिए, यही इन 8 चीज़ों के बेसिस पर जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स को तय किया जाता है कि किस शहर का या किस देश का जो हवा है वो कितना प्रदूषित है। तो क्या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी एक नियामक एजेंसी है जो पोल्यूशन से संबंधित मामलों को डील करती है, और ये जलवायु एवं परिवर्तन मंत्रालय के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस विटामिन का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक
एसिड है। जैसा कि तुम जानता है कि विटामिन हम लोगों को रोग से बचाता है और विटामिन का आविष्कार 1911 में फंक के द्वारा किया गया था। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील जैसे कि विटामिन बी और सी, और एक होते हैं वसा में घुलनशील ए डी ई के। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, इसलिए हम इन दोनों का संचय शरीर में नहीं कर सकते हैं, यानी कि जमा नहीं कर सकते हैं। ये ए डी ई के जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील होता है, तो इसको हम लोग शरीर में जमा कर सकते हैं। तो ए डी, अब देखिए इसमें पूछा है कि किस विटामिन का नाम पैंथोथेनिक एसिड है, तो पैंथोथेनिक एसिड जो होगा विटामिन B5 होगा। विटामिन B7 का नाम जानते हैं कि बायोटीन होता है, और विटामिन B12 जो होता है, B12 को बोला जाता है साइनोकोबालामीन, जिसमें कि कोबाल्ट उपस्थित होता है। तो पैंथोथेनिक एसिड पूछेगा तो इसमें विटामिन B5 होगा, अर्थात इसका आंसर 2 होगा। इसका खोज भी देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, रोजर जे विलियम्स के द्वारा 1993 में किया गया था विटामिन B5 का खोज। कार्बनिक यौगिक की एक श्रृंखला जिनका कार्यात्मक समूह समान होता है लेकिन CH2 समूह भिन्न होता है कहलाती है। देखो, कार्यात्मक समूह समान होता है लेकिन CH2 समूह भिन्न होता है, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे आप समझिए कि हम लोग अल्कोहल का बात करते हैं, तो अल्कोहल का भी क्रियाशील समूह OH होता है, और हम लोग इसका फार्मूला लिखते हैं तो CnH2n+1 और यहाँ पर OH होता है। तो जैसे कि मान लो कि कोई ऐसे लिखा CH3OH, तो यहाँ पर ये मिथाइल अल्कोहल है, C2H5OH, ये इथाइल अल्कोहल हो गया। तो ए वाला तो भिन्न होगा लेकिन ए जो है समान होगा। तो यही सवाल में आपसे पूछा है कि कार्बनिक यौगिक की एक श्रृंखला जिनका कार्यात्मक समूह तो समान होता है, कार्यात्मक समूह समान होता है लेकिन CH2 समूह भिन्न होता है। हाँ, CH2 समूह में जहाँ यहाँ पर CH3 है वहाँ CH2 C2H5 है, तो ए तो भिन्न होता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप है जो कि आगे कंपाउंड को देखेंगे तो उनका एल्काइल ग्रुप भिन्न भिन्न होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोला जाएगा समजातीय श्रेणी, यानी कि इसमें दो श्रेणी के बीच अंतर देखोगे तो हमेशा जो अंतर होगा वो CH2 होगा। तो इसी को हम लोग लेंगे, यानी कि इसका आंसर 4 नंबर होगा, समजातीय श्रेणी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक कार्य को रद्द कर फिर से पूर्व प्राप्त करने के लिए MS वर्ड में किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो MS वर्ड में उस समय किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करोगे जब तुम कोई काम कंप्यूटर पर कर रहे हो और मान लो कि किसी फाइल पर काम कर रहे हो और वो डिलीट हो गया, या फिर से वापस उसको पिछला जो हम हटाए हैं रिमूव किए हैं उसको लाना हो, तो उसको अंडू करने के लिए हम लोग Ctrl+Z का प्रयोग करते हैं। Ctrl+Y से भी क्या होगा, Ctrl+Z के बाद Ctrl+Y करोगे तो उसके बाद उसका जो है पीछे वाला फिर से आ जाएगा वापस। तो हम ये दोनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसे पूछा जाए तुमसे कि MS वर्ड में शॉर्टकट में पूर्व का चीज़ लाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, तो Ctrl+Z का इस्तेमाल करेंगे, सटीक आंसर वही होगा। इसके अलावा हृदय मेम्ब्रेन की 2 परतों से ढका होता है, इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है। तो जो हम लोग का हृदय है, यानी कि जिसको दिल बोलते हैं, जो हृदय है वो एक विशेष प्रकार के झिल्ली से घिरा होता है और उसको कहा जाता है पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। तो पेरिकार्डियल जो मेम्ब्रेन है, जो 2 नंबर के विकल्प में है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन से, जैसा कि तुम लोग देखो यहाँ पर एक फिगर है, इसमें हम लोग स्पष्टता देख सकते हैं। देखिए इस फिगर को ऐसे हम इसको बड़ा करके देख लेते हैं। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हृदय है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक हृदय का चित्र है जिसमें कि तो जो मेम्ब्रेन है यहाँ पर, जो झिल्ली इस हृदय को बना रहा है उसको हम लोग पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहेंगे, और इसका आंसर जो होगा वो 2 हो जाएगा। जैसे कि मनुष्य का जो हृदय बना होता है विशेष प्रकार के मांसपेशी से बना होता है, और वो जो मांसपेशी होता है वो 2 परतों में होता है, और उसी 2 परत वाले जो मांसपेशी है उसको कौन सा मेम्ब्रेन बोलेंगे, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन बोलेंगे। और देखिए इसमें दिया है कि हमारा हृदय मेम्ब्रेन की 2 परतों से ढका होता है, इसको पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये बाह्य आघातों से हृदय की रक्षा करते हैं। यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत धारा क्या होगी, विद्युत धारा हो जाएगा कम जाएगा या फिर
शून्य तो नहीं हो सकता है। ऐसे बोलेगा कि यदि प्रतिरोध अनंत हो जाए तो विद्युत धारा क्या होगी, तब जाके शून्य अपन से मार सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये प्रश्न नहीं है, बोला है कि विद्युत धारा बढ़ती है। तो जानते हैं कि ओम के नियम से जो होता है V बराबर आई आर होता है, प्रतिरोध बढ़ता है सॉरी, तो विद्युत धारा का मान I बराबर लेंगे तो V बटा R होगा। तो अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो I का मान यहाँ पर घटेगा, अगर ये यहाँ पर बढ़ेगा, अगर इसमें इंक्रीज होगा तो I का मान क्या होगा, डिक्रीज होगा, घटेगा। तो इस फार्मूला के बेसिस पर आप समझ सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा 2 होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला प्रश्न जो है, अंकुरन के दौरान जल्दी पुष्पन की प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए बीज के द्रुत शीतन उपचार की प्रक्रिया को कौन सी प्रक्रिया कहा जाता है। देखो, तापमान के उतार चढ़ाव से क्या होता है कि बीजों में अंकुरन की अवस्था प्रारंभ हो जाती है, अर्थात उनके एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं। तो कई बार बीजों को बहुत ज़्यादा ठंडा करना पड़ता है, जिसको द्रुत शीतन कहा जाता है, बहुत तेज़ी से ठंडा करना पड़ता है। तो बीज पर शीतन के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि एंजाइम को सक्रिय करते हैं और इसके बाद बीजों में अंकुरन शुरू हो जाता है। तो इसको हम लोग बर्नलाइजेशन बोलेंगे। बर्नलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके तहत द्रुत शीतन के माध्यम से बीजों के एंजाइम को सक्रिय कर अंकुरन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। सही चुने। अभी देखिए, ओम का नियम के बेसिस पर ही है, V बराबर आई आर होगा। इसका आंसर 1 होगा, जैसा कि V विभवांतर है, I धारा है और R प्रतिरोध है। शुद्ध H2S कैसे बनाया जाता है। तो शुद्ध H2S बनाने के लिए यहाँ पर देखिए प्रश्न में आपको दिया गया है कि Sv2S3 जो है, यहाँ पर जो Sv2S3 जो सॉलिड फॉर्म में है, इसका रिएक्शन हम लोग HCl से करवाएंगे, तब SvCl3 बनेगा और साथ में H2S बनेगा। यहाँ पर थोड़ा सा जो समीकरण है वो थोड़ा सा आगे पीछे लिखा गया है, इसको आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर देखिए अभी सीधा हो गया तो आपको ठीक लगेगा। तो Sv2S3 जो है, Sv2S3 के साथ हम लोग अगर Cl का प्रतिक्रिया करवाएंगे तो SvCl3 बनेगा और साथ में H2S गैस निकलेगा। यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है एक रंगीन गैस है जिसमें कि साड़े अंडे की तरह जो है तीव्र गंध होती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और ये विषैला गैस है। ये सही पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए, जैसा कि प्रश्न में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस तथा हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर आधारित है। तो मैं जानता हुआ कि ऑटोमोबाइल्स का हाइड्रोलिक ब्रेक जो है उसका कार्य करने का जो सिद्धांत है वो पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है। पास्कल का सिद्धांत यही है कि द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव का दाब चारों ओर समान होता है। तो जैसे देखो, यहाँ पर कोई ब्रेक लगाता है तो ये पिस्टन है, जो कि ये पिस्टन को अगर ये ब्रेक लगाएगा तो पिस्टन ऐसे पीछे खिंचाएगा, तब इसमें क्या होगा कि द्रव पर बल लगेगा। द्रव पर जब बाहर की ओर बल लगेगा तो यहाँ पर भी वो बल लगाएगा, तो यहाँ पर ब्रेक लग जाएगा। या यहाँ दबाएगा तो द्रव है जो कि सिकुड़ेगा और ऐसे केस में उस पर ब्रेक लगेगा। तो देखिए, ऐसे तो ब्रेक लगाने में दबाना ही पड़ता है, जितने भी ऑटोमोबाइल्स देखते हैं। तो इसमें अगर हम दबाएंगे तो पिस्टन आगे जाएगा तो द्रव पर दाब लगेगा और ये दाब यहाँ फिर ब्रेक पर भी लगेगा, जिससे कि पहिया रुक जाएगा। तो कहा जाए तो यहाँ पर इस प्रकार से ये काम करता है। उपकरण ग्रंथि का क्या अर्थ है। जैसे कि तुम्हें जानता है कि हम लोग के मुंह में सलाइवा ग्रंथि ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि लार ग्रंथियां होती है। उसी तरह से अनेक स्थानों पर अनेक प्रकार की ग्रंथियां होती है। तो उपकरण ग्रंथि जो होता है वो आप समझिए कि जैसे लार ग्रंथियों को ही उपकरण ग्रंथि कहा जाता है, जो कि मुंह में उसका एक जोड़ा होता है, दोनों साइड एक एक होता है, दाएँ और बाएँ। तो उससे है जो कि मुख्यतः लार स्रावित होता है, जो कि भोजन के पचाने में उसका उपयोग होता है। स्प्रिन ड्रायर्स में गीले कपड़े निम्नलिखित में किस क्रिया द्वारा सुखाए जाते हैं। तो आप केंद्रीय बल के द्वारा सुखाया जाएगा। हालांकि इसका आंसर है जो कि कपड़ा सुखाने वाली जो मशीन होता है उसमें आप केंद्रीय बल लगता है। तो इसमें इसका जो आंसर होगा वो 2 होगा। हालांकि मिस्टेक से यहाँ पर 1 लिखा गया है। देखो, स्प्रिन ड्रायर्स जो होता है यानी कि कपड़ा सुखाने का जो मशीन होता है वो घूमता है, उसमें चारों तरफ छेद होता है। जब घूमता है तो बाहर की ओर हवा निकलना चाहता है तो नमी को लेकर बाहर निकलता है, जिस वजह से क्या होता है कि कपड़े तेज़ी से सूख जाते हैं। तो जो कपड़ा सुखाने का मशीन है यानी स्पिन ड्रायर्स है, वो है जो कि अपकेंद्रीय सिद्धांत पर, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। तो वो मशीन में क्या होता है कि चारों तरफ छेद होते हैं, बीच में कपड़े होते हैं। जब वो घूमता है तो कपड़ा बाहर की ओर जो है अपकेंद्रीय बल की ओर बाहर की ओर है जो कि गति करता है, और नमी भी है बाहर की ओर गति करता है, जिसकी वजह से जो है नमी उससे बाहर निकल जाते हैं और कपड़ा जो है अंततः ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। एम सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। जैसे कि जानते हैं कि परमाणु में KLM सेल होते हैं। तो KLM सेल में देखा जाए तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का जो फार्मूला है ये तुम लोग को पता होगा कि उसको हम लोग डिनोट करते हैं 2n² से। तो अगर हम K सेल का बात करें, K सेल जो होता है पहला सेल होता है, तो 1 का स्क्वायर होगा तो इलेक्ट्रॉन का संख्या 2 होगा। जो L सेल होता है
एल सेल होगा जो दूसरा सेल होगा तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर होगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। और जो एम सेल होगा वो तीसरा होगा तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर होगा 3 3 9 दूनी 18 होगा। इसमें प्रश्न ने पूछा है कि एम सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो एम सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होगी 18, क्योंकि आप इस फार्मूला से उसको फिर निकाल सकते हैं। निम्नलिखित में किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है। देखिए टेप रिकॉर्डर में जो टेप होता है उस पर फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट का चूर्ण होता है, यानी कि फेरोमैग्नेटिक चूर्ण होते हैं, क्योंकि टेप रिकॉर्डर जो है चुंबकीय प्रभाव के तहत ही कार्य करता है। तो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उस पर वैसे तत्वों का लेप लगाया जाता है जिसमें कि चुंबकत्व का गुण हो, तो इसीलिए इसमें जो है फेरोमैग्नेटिक जो चूर्ण है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर 2 होगा। निम्नलिखित में किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। अब देखिए जैसा कि जानते हैं कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव जो है जिसमें एक ही कोशिका होता है, तो जितनी भी अपचयी और उपापचयी क्रियाएं होती है सभी कोशिका के अंदर में ही होती है, इसलिए इसमें कोई विकसित विभिन्न प्रकार के तंत्रों को जोड़ने वाली तंत्रिका तंत्र या अंगों को जोड़ने वाली तंत्रिका तंत्र नहीं होती है। इसमें चूंकि एक ही कोशिका में सारी क्रियाएँ संपन्न होती है तो वैसे इसमें तंत्रिका तंत्र का अभाव होता है देखा जाए तो इसका आंसर जो हो जाएगा 27 का वो हो जाएगा 3, अर्थात अमीबा इसका आंसर होगा। अनेक स्तनधारी स्तनियों के देखिए दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन लैक्टेस मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त होते हैं। अब रेनिन जो एंजाइम है वो बचपन में ज़्यादा निकलता है। तुम्हें जानता है कि बच्चा खासकर दूध ही पीता है, तो दूध में तुम्हें जानता है कि दूध का जो उजला रंग होता है वो केसीन के कारण होता है। केसीन एक प्रकार का प्रोटीन है जिसके वजह से दूध का रंग उजला होता है। तो केसीन को पचाने के लिए केसीन को कैल्शियम पाराकैसिनेट में बदलने के लिए रेनिन की आवश्यकता पड़ती है। तो रेनिन एंजाइम जो होता है वो दूध को पचाने में कार्य आता है, और बच्चा का जो मुख्य आहार होता है वो दूध ही होता है। हम लोग भी हालांकि दूध पीते हैं, लेकिन देखिए रेनिन का मात्रा है जो कि धीरे धीरे घटता चला जाता है। 15 वर्ष की आयु आते आते लगभग लुप्त हो जाता है, अर्थात जब प्यूबर्टी शुरू हो जाता है अर्थात मेल या फीमेल जब जवानी की अवस्था में प्रवेश कर जाता है उस समय रेनिन जो है उसका सक्रियता घट जाता है, अर्थात रेनिन जो है वो निकलना बंद हो जाता है। तो इसमें आंसर हालांकि आप 8 वर्ष लीजिए, क्योंकि 15 वर्ष तक पूर्णतः लुप्त होते हैं, लेकिन 8 वर्ष के बाद जो क्या होते हैं कि लगभग समाप्त होने के कगार पर होते हैं, उसका उनका कुछ मात्रा बचा रहता है, और 15 वर्ष होते हुए एकदम पूरी तरीके से ये पूर्णतः लुप्त हो जाता है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है। एटीपी का फुल फॉर्म तुम्हें जानता होगा कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, जिससे हम लोग की ऊर्जा के अणुओं का ऊर्जा मापते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को आप जानते हैं कि ऊर्जा गृह कहा जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो कि हम लोग खाना खाते हैं तो उस खाना का यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और जिससे ऊर्जा निकलती है। तो जो 36 एटीपी ऊर्जा निकलता है माइटोकॉन्ड्रिया में एक मोल ग्लूकोज के टूटने से, तो ऐसे देखिए वो जो ऊर्जा निकलता है 36 एटीपी उसको हम लोग मापते हैं एटीपी में, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में मापते हैं। तो वैसे केस में इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रकाश की गति न्यूनतम कहाँ होगी, प्रकाश की गति न्यूनतम वही होगी जहाँ घनत्व अधिकतम होगा। तो निर्वात में तुमने जानता है कि प्रकाश का गति होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जल में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जबकि कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो पूछा है कि न्यूनतम होती है, तो न्यूनतम होगा किससे, कांच से होकर, अर्थात कांच में जो है सबसे कम 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। समान मान के 4 प्रतिरोध को इस प्रकार संयोजित किया गया है कि समतुल प्रतिरोध 8 ओम है, तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान है। अब देखिए इसमें ये नहीं दिया कि समानांतर में है कि श्रेणी में, लेकिन ऐसा नहीं देता, आप इसको श्रेणी में ही पहले मान के चलिए। तो अगर मान लो कि 4 प्रतिरोध हो और 4 प्रतिरोध का जो है प्रत्येक प्रतिरोध का मान R हो, तो R + R बराबर यहाँ पर कितना होगा 8 ओम। तो यहाँ पर 4R यहाँ पर हो जाएगा, 4R बराबर होगा यहाँ पर 8 ओम, तो R का वैल्यू लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा, अर्थात इसका जो आंसर होगा वो 2 नंबर का होगा। इसके बाद हम लोग 32 नंबर के प्रश्न पर चलेंगे। सिल्वर नाइट्रेट की कितनी मात्रा 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड से प्रतिक्रिया कर 14.35 यानी कि 14.35 ग्राम सिल्वर क्लोराइड और 8.5 ग्राम सोडियम नाइट्रेट बनाएगी। तो सिल्वर नाइट्रेट जो है प्रतिक्रिया कर रहा है सोडियम क्लोराइड से। तो सिल्वर नाइट्रेट जानते हैं कि AgNO3 होता है, और जो सोडियम क्लोराइड होता है वो NaCl होता है। तो अगर ये प्रतिक्रिया करेगा तो प्रतिक्रिया देखिए फिर से यहाँ पर देखिए AgNO3 प्लस NaCl को मिलाएंगे तो क्या होगा, AgCl से प्रतिक्रिया करेगा तो यहाँ पर बन जाएगा AgCl और ये बन जाएगा NaNO3।
तो सवाल में आपको बोला है कि सिल्वर नाइट्रेट की कितनी मात्रा, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट जो है उसका मात्रा आपको x निकालना है, और यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का मात्रा 5.85 दे दिया है। प्रतिक्रिया कर 14.35, इसका जो मात्रा है 14.35 है, और इसका मात्रा जो है सोडियम नाइट्रेट का 8.5। तो देखिए जितना इधर मास होगा, जैसे कि द्रव्यमान संरक्षण का जो सिद्धांत होता है, जैसे तो उस परिस्थिति में हम देखा जाए तो दोनों तरफ द्रव्यमान सेम होना चाहिए, अर्थात x प्लस 5.85 बराबर यहाँ से 14.35 और प्लस हो जाएगा 8.5। तो ऐसे केस में जब इसको जोड़िएगा तो यहाँ पर 14 8 22 में से 5 जाएगा तो बचेगा कितना, 17 बचेगा, अर्थात जो इसका आंसर होगा वो 2 नंबर होगा। तो हम इसको ध्यान में रखेंगे कि इस प्रकार से जो समीकरण है उसको बना के ऐसे बना लेंगे। देखिए इस अगले प्रश्न को हम लोग मूव करेंगे। अगला प्रश्न जो है 33 नंबर का, इसमें देखेंगे किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी क्षमता जो होता है P होता है 1/100/f होता है। तो यहाँ पर अगर सेंटीमीटर में दिया है तो हम लोग 100/f लेंगे, क्योंकि f यहाँ जो होगा वो सेंटीमीटर में लेना होगा। तो यहाँ पर 100 होगा और f के जगह पर कितना लेंगे 50, अर्थात क्षमता जो होगा इसका +2 डायप्टर होगा। उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस का फोकस जो होता है हम लोग प्लस में लेते हैं, तो प्लस में लेने की वजह से इसका जो क्षमता होगा वो प्लस में ही आएगा। तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रेडियम की अर्ध जीवन रेडियम 226 दिया है। यहाँ पर देखिए जो एलिमेंट है R का जो नाम दिया है R जो है वो है रेडियम 226। इसका जो अर्ध आयु है T हाफ है जो कि दे दिया गया है 1622 बरस। T हाफ जो है 1622 बरस है। तो इसमें पूछा है कि रेडियो सक्रियता स्थिरांक। तो देखिए फार्मूला जो होता है वो T हाफ बराबर होता है 0.693/K होता है। आपको K का वैल्यू निकालना है, हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो K का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको T हाफ को इधर लाएंगे तो 0.693 होगा और बटा यहाँ पर T हाफ हो जाएगा। और T हाफ जैसा कि प्रश्न में हमको दे दिया है कि T हाफ का जो वैल्यू है या अर्थात जो T हाफ है वो 1622 है। तो यहाँ पर 1622 ऐसे रख लेंगे। जब इसको भाग दीजिएगा तो 4.27 गुना 10⁻⁴ प्रति बरस, अर्थात ईयर आएगा, अर्थात इसका जो आंसर होगा वो 1 हो जाएगा। तो इस प्रश्न में आप देखिए कि जैसा प्रश्न पूछा गया जिसमें आपको रेडियो सक्रियता स्थिरांक अर्थात आपको पूछा गया था K का वैल्यू, इसका वैल्यू आपको निकालना था। तो इसका वैल्यू हम इस फार्मूला से निकाल लेंगे। इसके बाद देखिए K2Cr2O8 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण नंबर है। ऑक्सीकरण नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि इस प्रश्न में दिया है कि K2Cr2O8, जैसा तो मैं जानता है कि वो जो है एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो O का जो होता है वैलेंसी 2 होता है, लेकिन ये माइनस है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो और यहाँ पर हमको क्रोमियम का पूछा गया है तो जानते हैं कि पोटेशियम का +1 होता है, तो 2 पोटेशियम है तो इसका +2 होगा। और इसके बाद आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर तो -2 1 का +2 का +2 होगा, यहाँ 8 ऑक्सीजन का -2 गुना 8 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 है क्रोमियम, तो इसका मान लो कि 1 क्रोमियम का x है तो यहाँ पर 2x होगा और यहाँ पर बराबर 0 हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम लोग ऑक्सीजन का 1 ऑक्सीजन का -2 हुआ तो 8 ऑक्सीजन का 8 दूनी 16 होगा। 1 पोटेशियम का 1 होता है तो 2 पोटेशियम का +2 होगा और 2 क्रोमियम है तो यहाँ 2x होगा। तो देखिए -16 और 2 है तो 2x बराबर यहाँ पर हम लोग लेंगे तो 16 में 2 जाएगा तो यहाँ पर 4 होगा। तो ऐसे केस में जो है यहाँ पर 8 है तो 8 दूनी 16 हो गया और यहाँ पर +2 है क्रोमियम का ऑक्सीकरण नंबर यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर 16 में 2 जाएगा तो 14 होगा, तो x बराबर यहाँ पर 7 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर विकल्प में 7 आपका आंसर नहीं है, क्योंकि क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या लेने के लिए यहाँ पर K2Cr2O7 देखिए यहाँ पर गलत छपा हुआ है, क्योंकि देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है ना इसमें O7 नहीं होता है। एक चीज़ याद रखो, यहाँ 8 नहीं होता है, यहाँ पर 7 होता है। तो यहाँ पर हमको लगता है कि इसको आप मिटा के अपने प्रश्न में नहीं, अपने प्रश्न में तुम लोग सुधार लेना। यहाँ पर जो होगा ना
वो हो जाएगा 7 और यहाँ पर 2 में से जाएगा 14 तो 12 बचेगा। तो 2x बराबर यहाँ पर 12 लेंगे तो x बराबर हो जाएगा कितना +6 होगा। अर्थात इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर 1 होना चाहिए। यहाँ पर K2Cr2O8 ऐसा कंपाउंड नहीं बनता है, K2Cr2O7 होता है, ये ध्यान में आप रखिए। कोई भी गलती होगा तो हम सुधार देंगे, बड़ा ही लंबा अनुभव है, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर बस पकड़ लेते हैं तुरंत कौन है गलती। एक दुकानदार अब मैथ में आइए, 2 दूध उत्पादकों से दूध प्राप्त करता है। वे क्रमशः 80 लीटर एवं 120 लीटर दूध दुकानदार को देते हैं। वह दुकानदार जो दूध को समान आकार के बर्तनों में लेता है ताकि पूर्णतः भर जाए, और इसके बाद दुकानदार के पास दूसरे उत्पादक से 8 लीटर दूध बच जाता है, तो अधिकतम धारिता क्या है। देखिए, जैसे कि इस प्रश्न में दिया गया है कि कोई दुकानदार है, अर्थात कोई शॉपकीपर है, और शॉपकीपर जो है 2 दुकानदार से दूध लेता है, 2 दुकानदार से दूध लेता है यहाँ पर, और एक से लेता है 80 और दूसरे से लेता है 120। इसको क्या करता है कि समान आकार के बर्तनों में भरता है, समान आकार के बर्तनों में भरता है। 80 वाला को तो वो पूरा भर देता है, पूरा भरा जाता है, लेकिन 120 वाला से 8 लीटर दूध शेष बच जाता है। यानी कि 120 में हम 8 घटा देंगे तो बचेगा कितना 112। 120 में हम 8 को यहाँ पर माइनस कर देंगे तो 112 बचेगा, और इधर वाला जो था मात्रा वो कितना था 80। यानी कि 80 और 112 से बर्तन पूरी भर जाते हैं, यानी कि शेष नहीं बचता है। तो इन दोनों का हम यहाँ से मासा निकालेंगे, तो जब हम मासा निकालेंगे तो मासा दोनों का हो जाएगा 16 होगा, 16 × 5 80 और 16 × 7 112 होता है। अर्थात इन दोनों का जब मासा निकालेंगे तो 16 होगा, तो इसका आंसर होगा 3 नंबर, यानी कि 16 लीटर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जैसे कि अगला प्रश्न जो है उसमें दिया गया है 3 गिलासों में एक द्रव एवं पानी के मिश्रण है। यहाँ पर देखिए प्रश्न में ऐसा दिया गया है कि 3 गिलास है, यहाँ पर एक गिलास है, दूसरा गिलास है और एक तीसरा गिलास है। इसमें दिया है कि इसमें द्रव और पानी यानी कि लिक्विड भी है, वाटर भी है। इसमें भी लिक्विड है, वाटर है, इसमें भी लिक्विड है और इसमें भी वाटर है, और इसमें रेशियो है लिक्विड वाटर का 1:4, 2:1 और यहाँ पर 4:1 है। इसको लिया जाता है 5:9:10 में, इस अनुपात में इसको लिया जाता है, इस अनुपात में इसको लिया जाता है 5:9:10। अब ये बताओ कि हम लिक्विड को जोड़ेंगे तो यहाँ लिक्विड कितना है 1 है, यहाँ लिक्विड 1 है, 1 का 4 कितना हुआ 5। इसका हमको कितना भाग लेना है 5 भाग लेना है। दूसरा में बताओ लिक्विड कितना है 2 और इसका जो भाग है 2 और 1 कितना है 3, और इसका कितना भाग लेना है 9 भाग लेना है। यहाँ गुना करेंगे 9 से, फिर प्लस देखिए यहाँ पर लिक्विड का कितना भाग है 4, जबकि पूरा है 4 1 कितना 5, और यहाँ पर लेना है कितना 10 लेना था, तो गुना 10 करेंगे। उसी तरह से अब मान लीजिए कि हम वाटर को लेते हैं, तो यहाँ 4 भाग है वाटर, तो यहाँ 4 भाग है वाटर, जबकि देख रहे हो कि पूरा जो है पूरा हो जाता है कितना 5 हो जाता है, और इसका लेना है कितना भाग 5 भाग लेना है। यहाँ पर वाटर का जो हिस्सा है वो 1 है और पूरा हो जाता है 3, और इसका लेना है कितना भाग 9 भाग लेना है। फिर इसका हिस्सा यहाँ पर कितना है 1 है और 4 1 कितना हुआ 5, इसका 10 भाग लेना है। अगर हम इसको काट दें 5 3 × 9 5 दूनी 10, यहाँ 4 दूनी हो जाएगा 8, और यहाँ पर 8 6 14 1 15, अर्थात 15 आ जाएगा इधर से, इधर हो जाएगा 5 से 5 काटो, 3 × 9 काटो, और यहाँ 5 दूनी 10, यानी कि 3 2 5 और 5 4 9, यानी कि 5 × 15 और 3 यानी 3 × 9, यानी इसका आंसर कितना होगा 4 नंबर होगा। तो इसको बनाने में यही ध्यान रखना कि जैसे कि 1:4 है, 2:1 है, 4:1 है, तो इसको अगर तीनों को मिला दें तो तीनों का जो लिक्विड है यहाँ पर हिस्सा इसका 1 है, पूरा 5 में 5 भाग लिए, इसका 2 है, 2 1 3 में, जबकि पूरा 9 लिए, और इसका 4 है, 4 1 5 में, जबकि इसका 10 गुना करना होगा। तो ये लिक्विड का बात है। वाटर का जहाँ तक बात है, ये लिक्विड यहाँ पर जो लिए थे वो लिक्विड था, और ये लिए थे जो वाटर था। तो वाटर हमको निकल के आ गया था कितना, वाटर 9 आ गया था और लिक्विड 15 आ गया था। तो इस प्रकार से इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। 38 नंबर के प्रश्न में दिया कि एक टीम के 4 क्रिकेटरों के वर्ष 1995 में जो उम्र थी x 12 x 24 और x 36। अब इसमें देखिए कि हम क्या करेंगे। सबसे बड़ा इसमें प्रश्न ये है कि 4 क्रिकेटर है जिसको 1995 में मान लो कि औसत उम्र जो है, हम यहाँ पर
चारों क्रिकेटर की उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस प्रश्न को बनाने में इसका हमको इस्तेमाल करना आवश्यक नहीं है। हम जान रहे हैं कि जैसे 4 क्रिकेटर का जो उम्र दिया है, तो चारों क्रिकेटर की उम्र औसत हम मान लेते हैं कि चारों क्रिकेट 1995 में चारों क्रिकेटर का जो औसत उम्र है, ये औसत उम्र जो है इसको हम लोग मान लेते हैं कि वो n है। और देखिए इसमें बोलता है कुछ बरस बाद, यानी कि कुछ बरस के बाद, सवाल में दिया कि कुछ वर्ष बाद, तो कुछ वर्ष बाद एक बड़ा क्रिकेटर है जो चला गया। बोल रहा है कि टीम की, हाँ कहता है कि उसमें सबसे बड़े क्रिकेटर जो है जिसने अवकाश ले लिया और औसत 3 कम गई। तो कुछ वर्ष बाद है जो कि एक जो बड़ा क्रिकेटर था वो चला गया, घसक गया, तो इससे औसत में 3 कमी आ गया, तो बच गया। देखिए 4 क्रिकेटर में 3 क्रिकेटर बच गए, तो 3 क्रिकेटर बच गए। और बोल रहा है कि इसका औसत पहले के जितना कब होगा, तो पहले के जितना होने के लिए हमको इस -3 को हटाना पड़ेगा। तो 3 क्रिकेटर के औसत से -3 तुमको हटाना है, तो तुमको उम्र उसमें जोड़ना होगा, 3 तिया 9। अर्थात देखिए अगर इस औसत 3 को -3 को हमको हटाना है तो उम्र हटाना होगा हमको 9। तो देखा जाए तो अगर 3 क्रिकेटर है तो 3 क्रिकेटर का 3 बरस में उम्र हो जाएगा 9 बरस। और अगर इसका हम औसत निकालेंगे तो इसका औसत में निकाल के है जो कि 3 ही आता। तो 3 औसत में कमी करने के लिए तीनों क्रिकेटर का 3-3 बरस बाद यदि लें तो 3 या 9 बरस उम्र होगा, और उस 9 बरस के बढ़ने से +3 हमको मिलेगा जो कि इस -3 को हटा देगा। तो हमको -3 को हटाने के लिए +3 चाहिए, और +3 3 क्रिकेटर के औसत से जब हमको निकालना है तो उनके उम्र को 3-3 बरस बढ़ाना होगा। तीनों का 3-3 बरस बढ़ेगा तो 3 या 9 बरस बढ़ेगा, तो उनका औसत उम्र है जो कि +3 बरस बढ़ेगा। तो ऐसे केस में